स्वागत है आपका लॉगयान चैनल पर। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लास पढ़ेंगे उसमें संवैधानिक विकास जैसा इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। और ये टॉपिक दो लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो संवैधानिक विकास मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक आ जाता है, क्योंकि जो चार्टर एक्ट आए या जो अदर एक्ट आए हैं उनसे मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन बनता ही है। पॉलिटी का भी क्वेश्चन इसके द्वारा कवर होता है, ये पॉलिटी का भी पार्ट है। तो आपके सिलेबस में चाहे आप पीसीएसजे का एग्ज़ाम दे रहे हों या एपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हों, पॉलिटी भी है, मॉडर्न हिस्ट्री भी है और हिस्ट्री का तो पार्ट है ही। जो पूरी हिस्ट्री मॉडर्न एंशिएंट और मिडाइवल आती है उसमें से मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट का भी ये पार्ट हो गया और एक पॉलिटी का पार्ट हो गया। तो सब कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पूरा कवर करेंगे और बहुत विस्तार से कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक कवर करने के बाद हम लोग कुछ और पॉइंट्स देखेंगे। जो कुछ पॉइंट्स पीछे मुगल काल के जो शासक थे उसमें से रह गया था, जो मॉडर्न हिस्ट्री की जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ मुगल काल का पतन होता है, तो उसके कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी कवर करेंगे जो पहले कवर कर चुके हैं, तो उनका रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ये क्लास। संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। भारतीय गणतंत्र का संविधान इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस की तरह राजनीतिक क्रांति का परिणाम नहीं था। ये जनता के प्रतिनिधियों की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के परिणाम स्वरूप आया था। हालांकि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनना, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा संवैधानिक विकास और संवैधानिक इतिहास। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कौन से सन में आया था। ठीक है, या फिर दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि जो पहला विधायी परिणाम था, जो कंपनी की तरफ से लाया गया था, जो विधायी उद्देश्य था, विधायी प्रयास था, वो कौन सा था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला विधायी प्रयास था, जो शासन करने के लिए कंपनी की तरफ से लाया गया था। ठीक है, अगर कंपनी की तरफ से पूछेंगे तो ये आएगा, और अगर ब्रिटिश शासन की तरफ से पहला पूछेंगे कि ब्रिटिश शासन की तरफ से विधायी रूप से पहला कदम क्या उठाया गया, तो फिर उसका आंसर ये होगा। तो ये आप बहुत ध्यान से तैयार कीजिएगा और क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। तो एक उल्टा क्वेश्चन ये भी बनता है कि सुप्रीम कोर्ट की भारत में सर्वप्रथम स्थापना किस प्रावधान के द्वारा की गई या किस विधि के द्वारा की गई। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, आप बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ, और सुप्रीम कोर्ट पहली बार कहाँ स्थापित हुआ था ये भी बताइए। जब हम आपको पॉलिटी कवर कराएंगे तो इन सबके क्वेश्चन के आंसर दिलवाएंगे। लेकिन अगर अब अभी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था, ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि दिल्ली में स्थापित नहीं हुआ था, तो आप आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद 1781 का एक्ट आया, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर 1813 का चार्टर एक्ट आया, फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया, 1853 का चार्टर एक्ट आया। ठीक है, फिर 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन कंपनी से हटके किसके पास चला गया, साम्राज्ञी के पास चला गया। मतलब जो रानी थी ब्रिटेन की, उनके पास चला गया, ब्रिटेन के राज परिवार के पास चला गया। फिर उन्होंने यहाँ पर संवैधानिक विकास अलग तरीके से किया। अभी तक चार्टर एक्ट आ रहे थे, अब अधिनियम आने लगे थे। ठीक है, तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम, पहला अधिनियम आया। 1 नवंबर 1858 को महारानी ने घोषणा पत्र जारी किया, जिसके द्वारा ये जो शासन कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा था वो आगे से ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया जाने लगा। फिर भारत परिषद अधिनियम आया, 1865 का अधिनियम आया। ये सभी अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये आपको एक बार में हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि क्रम आपको थोड़ा सा याद हो जाए। ठीक है, फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया, मार्ले मिंटो सुधार भी इसे कहते हैं। एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा ये बन जाता है कि निम्न में से कौन मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, और उसमें ये 4 अधिनियम दे दिए, तो उसमें आपको 1909 याद रखना है। ठीक है, फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, और फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। फिर संविधान का निर्माण हुआ 1950 में। ठीक है, तो ये संवैधानिक विकास के चरण थे। इसमें आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद करना है। देखिए, अगर मेंस में लिखने के लिए जीएस में क्वेश्चन आएगा तब तो सभी के बारे में एक एक 2 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर प्री में क्वेश्चन, एक तो रेगुलेटिंग एक्ट से मैंने बता दिया क्वेश्चन आता है, एक पिट्स इंडिया एक्ट पूछ लेते हैं कौन से सन का है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। हो सकता है ये तीनों एक्ट देख के कहते हैं कि क्रम से लगाइए, तो ये आपको याद रखिएगा। महारानी का घोषणा पत्र आया था, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो 1 नवंबर 1858 में। बाकी इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हम आगे पढ़ेंगे। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम यहाँ पर अच्छे से पढ़ते हैं। ये
1773 और पिट्स इंडिया एक्ट की जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है वो हम लोग जब पॉलिटी कवर करेंगे तो वहाँ पर कवर करेंगे। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी, और उसके बाद हम लोग पॉलिटी कवर करेंगे। ठीक है। 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा इसके द्वारा क्या किया गया, इसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो एक तो क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आप बता देंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। और अगर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने में बार बार आपको बताता हूँ, कई लोग क्वेश्चन इसलिए गलत कराते हैं, उन्हें आंसर पता होता है लेकिन क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो वो है भाग 3। ठीक है। और अगर भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व या भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। और संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, भाग 3 को। ठीक है। कंपनी का शासन समाप्त किया गया और शासन का उत्तराधिकार ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी से शासन स्थानांतरित होकर ब्रिटिश सरकार के पास चला गया, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया, तो 1858 अधिनियम। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि द्वैध शासन की समाप्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो वो भी 1858 का अधिनियम। ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गवर्नर जनरल को वायसराय किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया, 1858। देखिए 1858 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था, क्योंकि पूरा एक तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ था। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे बहुत अच्छे से। भारत राज्य सचिव के पद का सृजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया, 1858 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है। अच्छा, भारत के राज्य सचिव के बारे में एक दो पॉइंट देख लेते हैं। ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। जो ब्रिटेन में कैबिनेट होती थी, जैसे इंडिया में कैबिनेट होती है, ऐसे ही ब्रिटेन में कैबिनेट होती है, तो उसमें एक पद कर दिया गया था भारत राज्य सचिव। तो वो जो मामले सब देखता था, वो भारत से संबंधित सभी मामले वो देखता था। ठीक है। तो अब ये आगे आ जाए, भारतीय राज्य सचिव की सदस्यता 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1858 के अधिनियम के अंतर्गत जो भारतीय परिषद गठित की गई उसमें कितने सदस्य थे, तो 15 सदस्य थे। भारत के शासन के संदर्भ में परिषद सचिव को सलाह देती थी। इस परिषद का खर्च भारतीय राजस्व पर डाला गया। भारत जो 15 सदस्यीय भारतीय परिषद बनाई गई, इसका खर्च किस पर पड़ा था, भारत पर पड़ा था। तो इसमें ऑप्शन दे सकते हैं, भारत पर खर्च डाला गया, कंपनी पर डाला गया खर्च, ब्रिटिश सरकार पर डाला गया, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे कि भारत पर आर्थिक खर्च इसका डाला गया। ठीक, इतने पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट थे। आप देख रहे हैं कि प्री के कई पॉइंट्स निकल आए। फिर महारानी का घोषणा पत्र जारी हुआ था 1 नवंबर 1858 को। ठीक, इसके द्वारा क्या किया गया था, इसके द्वारा ये किया गया था कि ब्रिटिश सरकार स्वीकार करती है कि देशी रियासतें स्वतंत्र हैं और सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। वो गोद भी ले सकते हैं, वो अपने उत्तराधिकार को जैसे चाहें वैसे आगे चलाएं। तो इसमें ये घोषणा की गई थी। तो एक तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा देशी रियासतों को स्वतंत्र अस्तित्व का वादा किस अधिनियम द्वारा किया गया, किस प्रावधान द्वारा किया गया, तो उसमें महारानी के घोषणा पत्र द्वारा किया गया। डेट याद रखिएगा 1 नवंबर 1858। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए भारतीय परिषद अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिएगा। प्रांतीय गवर्नर व उसके परिषदों को पुनः विधायी, वित्तीय व कार्यकारी अधिकार वापस कर दिए गए। ठीक है, मतलब जो कंपनी ने क्या किया था, कंपनी ने पहले गवर्नर और परिषदों को अधिकार दिए थे, फिर बाद में उनको वापस ले लिया था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में फिर से वही काम किया गया कि प्रांत में जो गवर्नर थे और उनकी परिषदें थी, उनको पुनः अधिकार दे दिए गए। जो अधिकार गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा वापस ले लिए गए थे, वो फिर से उनको देने लगे। ठीक है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 5वां सदस्य शामिल किया गया, जो विधि का जानकार होता था। इसके अतिरिक्त कम से कम 6 या अधिक से अधिक 12 सदस्य शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछते हैं कि ये पूछेंगे आपसे सीधा सीधा कि 1861 के भारत शासन अधिनियम में अधिकतम परिषद में कितने सदस्य हो सकते थे, तो आपको याद रखना होगा 12 सदस्य, क्योंकि हर एक अधिनियम के द्वारा सदस्यों की संख्या में बदलाव आया था। ठीक है, जो सदस्य होते थे उनको गवर्नर जनरल 2 वर्षों के लिए मनोनीत करता था और आधे से अधिक गैर सरकारी सदस्य होना अनिवार्य थे, मतलब जो किसी सरकारी पद पर नहीं हो। 1861 के अधिनियम द्वारा भारतीयों की भागीदारी भी बढ़ाई गई थी। तो भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने देख लिए।
गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करना और नियम बनाने का अधिकार दिया गया। इसका प्रयोग करते हुए लॉर्ड कैनिंग ने सर्वप्रथम विभाग प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। जो विभाग आजकल आपको मंत्रिमंडल में देखने को मिलते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम देखने को मिलता है, उसकी शुरुआत भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा की गई थी। ये अभी आपको हम थ्योरेटिकल पढ़ाए दे रहे हैं, जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हालांकि मेरी कोशिश ये है कि आपको एमसीक्यू साथ साथ बताता चलूँ कि कहाँ से किस प्रकार का एमसीक्यू बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि नए प्रांत और कमिश्नरी का सृजन करने का अधिकार गवर्नर जनरल को किसके द्वारा मिला था? तो ये 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा मिला था। ठीक है, अधिनियम का प्रभाव क्या हुआ? भारत में स्थायी प्रशासनिक ढांचे की स्थापना हो गई। आप देख रहे हैं मंत्रिमंडल बन गया है और नए सदस्य या कमिश्नरी के सृजन का अधिकार मिल गया है। पूरी तरीके से व्यवस्थित हो रहा है देश। तो ये स्थायी प्रशासनिक ढांचे की स्थापना हो गई। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विनिर्माण की शक्ति पुनः दे दी गई, क्योंकि राज्यों को विनिर्माण की शक्ति मिल रही थी। ठीक है, फिर 1865 का अधिनियम, गवर्नर जनरल के विधायी अधिकार में वृद्धि की गई। 1865 के अधिनियम में कुछ नहीं किया गया, बस ये है कि जो लेजिस्लेटिव राइट्स थे गवर्नर जनरल के, उनको बढ़ाया गया। 1869 का अधिनियम, गवर्नर जनरल को ब्रिटिश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार मिला। गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि किस अधिनियम द्वारा विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? तो 1869 के अधिनियम द्वारा। 1873 का अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की औपचारिक रूप से समाप्ति किस अधिनियम के द्वारा हुई? 1873 के अधिनियम के द्वारा। और 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी घोषित किया गया। ठीक है, ये वाला जो घोषणा पत्र हम लोगों ने पढ़ा था, इसके द्वारा उन्होंने शासन अपने हाथ में ले लिया था। महारानी के द्वारा शासन चलाया जा रहा था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा था। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि किस अधिनियम, किस वर्ष या किस अधिनियम के द्वारा महारानी घोषित किया गया? तो 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा के द्वारा उनको महारानी घोषित किया गया। गवर्नर जनरल 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 10 व अधिक से अधिक 16 कर दी गई, जिसमें से 40% सदस्य गैर सरकारी सदस्य होने थे। अगर आप पीसीएस तैयारी करते हैं तो ऐसा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वरना इसको आप छोड़ सकते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया? तो वो 1892 का अधिनियम है, ये याद रखने वाला पॉइंट है। ठीक है, विधायी परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा, सार्वजनिक महत्व के विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। बजट पर चर्चा और सार्वजनिक महत्व का प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 के अधिनियम द्वारा दिया गया। ठीक है, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय जो मिंटो थे, मार्ले थे, वो भारत के सचिव थे। भारत के सचिव कौन? जो अभी आपको ऊपर हमने पढ़ाया था कि भारत, जो ब्रिटिश कैबिनेट का एक मंत्री होता था, उसे भारत सचिव कहते थे। भारत से संबंधित मामले उसी के पास रहते थे। तो वो मार्ले थे और मिंटो उस समय वायसराय थे, तो इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया। ठीक है, इस अधिनियम को किसकी सिफारिश पर पारित किया गया? तो A.T. अरुंडेल समिति की सिफारिश पर इस अधिनियम को पारित किया गया। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम को, या फिर इस तरीके से पूछ ले कि मार्ले मिंटो सुधार को किसकी सिफारिश पर लागू किया गया? तो A.T. अरुंडेल की सिफारिश पर लागू किया गया। भारत राज्य सचिव की परिषद में 2 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई। कौन कौन थे वो? केसी गुप्ता और सैयद अहमद बिलग्रामी। 1909 के अधिनियम के द्वारा भारत राज्य सचिव की परिषद में 2 भारतीय नियुक्त किए गए। वो कौन कौन थे? केसी गुप्ता और सैयद अहमद बिलग्रामी, नाम याद रखिएगा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 1 सदस्य नियुक्त किया गया और उनका नाम था SP सिन्हा। ये क्वेश्चन बन भी चुका है कि 1909 के द्वारा अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सदस्य नामित होने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो SP सिन्हा। ठीक है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई। इसमें से 5 सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी गई। 28 गैर सरकारी और 32 गैर सरकारी सदस्य थे। ये सब इंपॉर्टेंट है अगर आप पीसीएस पढ़ रहे हैं। जो बाकी ऊपर के जो नाम बताए थे वो आपको पीसीएसजे और एपीओ में भी आएंगे। देखिए, अंतर थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा आपसे उम्मीद की जाती है अगर आप पीसीएस का पेपर दे रहे हैं, और पीसीएसजे का भी स्तर काफ़ी अच्छा बना दिया गया है, लेकिन एपीओ में आप कुछ छोड़ सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप पढ़ लीजिए। पढ़ा तो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप पीसीएसजे देंगे तो भी यही वीडियो आपको काम आएगा। थोड़ा सा ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता है, थोड़ा सा तैयार करने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर से मैं एक पुरानी बातें आपसे कहूँगा
कि देखिए आप बड़ी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एपीओ का पोस्ट हो या पीसीएसजे का पोस्ट हो या फिर और कोई बड़ा पोस्ट हो, तो अगर बड़ी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बड़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और इस तरीके से फैक्ट्स को याद करना, नोट्स बनाना, इसको बार बार रिवाइज करना बड़ा काम है, और जब तक ये बड़ा काम आप नहीं करेंगे तब तक आप बड़ी चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते। तो इसलिए मन से पढ़िए, लगातार मेहनत करते रहिए, मन कर रहा हो तो भी मेहनत कीजिए और ना कर रहा हो तो भी मेहनत कीजिए। और जब मन बिल्कुल ना लगे तो ये याद कीजिएगा कि आपने ये जो जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं ये क्यों करना शुरू किया था, और जब आप क्यों पे पहुंचेंगे तो अपने आप आपका मेहनत करने का मन करने लगेगा। क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और अपना समय व्यर्थ करेंगे तो सिलेक्शन तो नहीं हो सकता। 1909 के द्वारा एक परिवर्तन क्या किया गया कि जो मतदाता थे उनके वर्ग बना दिए गए। एक सामान्य मतदाता थे, एक विशेष मतदाता थे, विश्वविद्यालय के सीनेट और व्यापार मंडल के लोग, और एक मुसलमान और जमींदार लोग। ठीक है, तो ये 1909 के पार्लियामेंटो सुधार के द्वारा मतदाताओं के वर्ग बनाए गए थे। ठीक है, विधायी परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने, सार्वजनिक महत्व के विषय पर प्रश्न पूछने और पूरक प्रश्न पूछना, मत विभाजन का अधिकार दिया गया। देखिए पिछले एक्ट में आपने पढ़ा था कि प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, बजट पर बहस करने का अधिकार था, चर्चा करने का अधिकार था। तो पहली बार पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार या प्रतिपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, सार्वजनिक महत्व के विषय पर पूरक और प्रतिपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया? तो 1909 के पार्लियामेंटो सुधार के द्वारा या 1909 के एक्ट के द्वारा दिया गया। प्रांतीय विधायी परिषदों का भी विस्तार किया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल और गवर्नरों को वीटो पावर भी दिया गया। ठीक है, बाकी ये चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पृथक निर्वाचन ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया है कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन किस अधिनियम द्वारा दिया गया? उसे पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम कहते हैं, पार्लियामेंटो अधिनियम कहते हैं 1909 का। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो था वो समाज में सांप्रदायिकता को भड़काना था, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देने के। और ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचन दिया गया ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान बनने का एक बहुत छोटा सा शुरुआत थी, या पाकिस्तान जैसे राष्ट्र के निर्माण के लिए सांप्रदायिकता, जो सांप्रदायिक हिंसा चाहिए या सांप्रदायिक मनमुटाव चाहिए, उसकी शुरुआत थी। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान बनने के पीछे पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम का ये प्रावधान भी था। और इससे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909। ठीक है, इसीलिए मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले की जो हिस्ट्री आप देखेंगे 1905 में पहला प्रयास किया था बंगाल को विभाजित करके लॉर्ड कर्जन ने, और उसके बाद मिंटो ने ये 1909 में प्रयास किया। और अगर आप 1900 से पहले की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको कहीं भी हिंदू मुस्लिम एकता में खलल पड़ता हुआ नहीं दिखेगा। तो सांप्रदायिकता के जनक कौन कहलाते हैं? मिंटो, लॉर्ड मिंटो। 1909 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार अधिनियम है वो किसे कहते हैं? तो उसमें आप बता देंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919। या ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं भारत शासन 1919 को निम्न में से किस नाम से और जानते हैं? तो उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए पार्लियामेंटो सुधार भी देंगे, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी देंगे। तो आपको याद रखना है कि 1909 मतलब पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम और 1919 मतलब मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है। मॉन्टेस्क्यू घोषणा 1917 में 20 अगस्त को की गई थी। यह घोषणा ब्रिटिश संसद द्वारा की गई थी। भारत में ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य जो था वो भारतीयों के बीच सुशासन की संस्थाओं का विकास करना था और उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। ठीक है, तो 1919 के प्रावधान देख लेते हैं एक बार कि जो भारत का राज्य सचिव था और उसकी परिषद थे, उसके व्यय जो थे वो ब्रिटिश सरकार पर डाल दिए गए। आपने ऊपर पढ़ा था कि भारत के राज्य सचिव और उसकी परिषद का व्यय भारत की जनता पर था, भारत पे था। तो अब इसको किस पर डाल दिया गया? ब्रिटिश सरकार पर डाल दिया गया। तो ये एक सुधार हो गया। ठीक है, और इसके अलावा भारतीय उच्चायोग व विशेष परिषद, उसकी परिषद का गठन किया गया। तो ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग और उसकी परिषद का गठन भारत से संबंधित मुद्दों को सुनने के लिए किया गया था। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक भारतीय उच्चायोग और उसकी परिषद का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा किया गया। ठीक है, इसका जो भार था वो भारतीय राजस्व पर था। पहली बार भारत में प्रशासनिक विषयों का विभाजन केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। तो पहली बार किस एक्ट के द्वारा प्रशासनिक विषयों का विभाजन किया गया सेंट्रल और स्टेट के बीच? तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत। पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधायी परिषद का गठन किया गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधायी परिषद का गठन किया गया।
किसके द्वारा? उच्च सदन क्या था? ये राज्य परिषद कही जाती थी, इसकी संख्या 60 थी। इसमें 33 निर्वाचित व्यक्ति थे और 27 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत। और दूसरा निम्न सदन केंद्रीय विधानसभा थी, इसमें 145 सदस्य थे, जिसमें 104 निर्वाचित और 41 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत। अब आप समझ सकते हैं कि ये राज्यसभा लोकसभा जैसा मामला हो गया। उच्च सदन मतलब राज्यसभा और निम्न सदन मतलब लोकसभा। अगर इस तरीके से याद करेंगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि कौन से अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायी परिषद का गठन किया गया, या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि केंद्र में जो राज्य परिषद का गठन हुआ था उसके सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो 60। या केंद्र की राज्य परिषद के कुल सदस्यों में से निर्वाचित कितने थे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 33 निर्वाचित थे। निम्न सदन में इसे केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था, इसमें 145 सदस्य होते थे। ठीक है, प्रांतीय विषयों का विभाजन आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय के अंतर्गत किया गया। 29 विषय आरक्षित थे और 22 विषय हस्तांतरित थे। ठीक है, आपको बस इतना ही याद रखना है कि प्रांतीय विषयों का विभाजन किस किस जो विषय थे उसके अंतर्गत किया गया, तो आरक्षित और हस्तांतरित। और आरक्षित कितने थे? 29 विषय पूछा जा सकता है, और हस्तांतरित कितने थे? 22 विषय। इस प्रकार प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, साथ ही आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गई। पृथक निर्वाचन जो 1909 में शुरू हुआ था उसको विस्तार दिया गया और पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया। मताधिकार 30% से बढ़कर 10% हो गया था। ठीक है, ये जो इंपोर्टेंट पॉइंट थे 1919 के वो हमने देख लिए। प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव डायरेक्ट आएगा नहीं, लेकिन मैं इसमें पूछ सकते, एक बार देख लेते हैं। मताधिकार में विस्तार हुआ, प्रत्यक्ष चुनाव का प्रारंभ हुआ, भारत में को आंशिक रूप से राजनीतिक सहभागिता का अवसर मिला। देखिए, फॉर्म होना शुरू हो गया, राज्यसभा लोकसभा या विधायी जो परिषद थी वो फॉर्म होना इंडिया में शुरू हो गई। ठीक है, और पृथक मताधिकार को सुदृढ़ किया गया। हालांकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांगे थी वो पूरी नहीं की गई, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे निराशाजनक और असंतोषप्रद की संज्ञा दी गई। सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिनियम को जनता के लिए नवीन बंधन गढ़ दिए। ऐसा कहा कि इस अधिनियम के द्वारा जनता के लिए नवीन बंधन बना दिए गए या गढ़ दिए गए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आ सकते हैं आपके लिए कि सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिनियम के बारे में ऐसा कहा, तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में ऐसा कहा। अब आ जाइए आगे। 1935 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में भी इस अधिनियम की बहुत भूमिका है। ठीक है, मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया और उसमें संविधान की रूपरेखा दी गई कि भारत के संविधान की रूपरेखा कैसी कैसी होगी। इसमें केंद्र में द्वैध शासन व प्रांतों में स्थायी उत्तरदायी शासन का सुझाव दिया गया। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद व 10 अनुसूचियां थी। ये पूछा जा सकता है कि 1935 के अधिनियम में कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी, तो 321 अनुच्छेद व 10 अनुसूचियां थी। उद्देश्य इसका क्या था? क्रमिक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। ठीक है, ब्रिटिश शासकों को भारत पूर्ण स्वराज्य के स्थान पर औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देने की मंशा प्रकट करना। और इसके प्रावधान जो थे वो एक बार स्पेशली देख लेते हैं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव था। इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत का शामिल होना अनिवार्य था व 6 कमिश्नरी क्षेत्रों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कितने ब्रिटिश प्रांत को शामिल किया गया था, तो 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 कमिश्नरी। ठीक, इसके अलावा अगला पॉइंट था 3 सूचियां बनी थी, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। तो आपसे पूछा जाता है निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम सूचियों में कार्यों को बांटा गया, तो संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची किसके द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा इनका वितरण किया गया था। संघीय विधानमंडल का संघीय न्यायालय का गठन किया गया और संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस ओकाबर। ठीक है, ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और सुप्रीम कोर्ट के पहले जज कौन से थे? सर एलिजा इम्पी। तो ये आपको मैंने बता दिया। अभी ऊपर ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के पहले जज कौन थे। संघीय स्तर पर द्वैध शासन की स्थापना की गई, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको समाप्त करके सेंट्रल लेवल पर द्वैध शासन बना दिया। द्वैध शासन मतलब 2 सदन होंगे। ठीक है, और स्टेट लेवल पर इसको समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय स्तर पर 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया था। मद्रास, बंबई, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। भारतीय परिषद का विघटन कर दिया गया।
पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया, गवर्नर जनरल को आपातकालीन अधिकार दिए गए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा इस अधिनियम के बारे में कि 1935 के अधिनियम के बारे में हमें एक ऐसी मोटर दी गई जिसमें ब्रेक तो है परंतु इसमें इंजन नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको याद कर लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमें एक ऐसी मोटर दी गई जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है। इसके द्वारा हमको अधिकारों का नहीं दास्ता का चार्टर कहा गया। मदन मोहन मालवीय ने इसे नवीन संविधान द्वैध शासन से भी निकृष्ट है ऐसा कहा। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके बारे में कहा कि प्रतिक्रियावादी हानिकारक एवं रूढ़वादी सुधार है। ठीक है, तो ये हो गए आपके मेन एक्ट। अब अगस्त प्रस्ताव की बात कर लेते हैं। देखिए, अगस्त प्रस्ताव शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, जितने भी फैक्ट हमने बताए हैं इंपॉर्टेंट, ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। इसके पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, जैसे कि पिछली 3-4 क्लासेस की पीडीएफ आपको मिली हुई है। आज हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, कल हम लोग शायद या तो घटना चक्र प्रकाशन है उसकी जो चित्रात्मक प्रस्तुति है हिस्ट्री की उससे तैयारी करेंगे, एक पूरा क्लास करेंगे ताकि कोई पॉइंट छूटे ना। और उसके बाद जब इतना हो जाएगा तो उसके बाद अगले सब्जेक्ट पर चलेंगे। एक क्रोनोलॉजी का वीडियो और मैं आपके लिए लाऊंगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्रोनोलॉजी का वीडियो कर लेंगे बीच में, और उसके बाद हम लोग अगले सब्जेक्ट पर चलेंगे। आपका मॉडर्न हिस्ट्री लगभग पूरे होने की तरफ है, बस 2-3 घंटे की क्लासेस और होंगी, या तो कल 2 घंटे की होगी या परसों 2 घंटे की होगी। तो जैसे ही ये 2 घंटे की क्लास होती है वो आप, अगर आपके पास है चित्रात्मक वाली हिस्ट्री तो आप ले लीजिए और उस पर टिक लगाते जाइएगा जब मैं पढ़ाऊँ, और नहीं है तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो उसको उससे पढ़ लीजिएगा। अगस्त प्रस्ताव, आइए आगे देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया, तो तारीख बता दी 8 अगस्त 1940 को। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो के समय अगस्त प्रस्ताव लाया गया। अगस्त प्रस्ताव के द्वारा क्या प्रस्ताव था? कार्यकारी परिषद का विस्तार किया जाएगा, युद्ध परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। सरकार किसी भी संविधान संशोधन को स्वीकार नहीं करेगी जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों को नजरअंदाज किया गया। भारत के लिए संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार किस अधिनियम के द्वारा या किस प्रावधान के द्वारा स्वीकार किया कि भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा तैयार होना चाहिए? तो वो अगस्त प्रस्ताव था जो 8 अगस्त 1946 को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा गया था। क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव, इसका प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर स्वीकार किए जाने से था। यह तो कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों प्रमुख दलों से स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाए। भारत के संविधान की रचना भारत के लोगों द्वारा निर्वाचित पद्धति का भारतीय संविधान की रचना भारत के लोगों द्वारा निर्वाचित संविधान सभा करेगी। ये बात किसके द्वारा की गई? क्रिप्स मिशन के द्वारा कही गई। ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था अगस्त प्रस्ताव के द्वारा कि भारतीय संविधान की जो रचना है वो भारतीय स्वयं करेंगे। ठीक है, भारत में डोमेनियन सुशासन का दर्जा और ब्रिटिश राज्य में बराबर की भागीदारी होगी। मतलब इंग्लैंड फिर भी पूरी तरीके से भारत को छोड़ने के मूड में नहीं था, बल्कि डोमेनियन का दर्जा देना चाह रहा था। डोमेनियन मतलब अधीन, सभी प्रांतों व देशी रियासतों से मिलकर एक संघ बनेगा, किंतु यदि कोई प्रांतों का समूह या देशी रियासत इस संविधान में सहमत नहीं है तो उसे स्वयं का संविधान बनाने का अधिकार होगा। मतलब प्रांत, जो स्वतंत्र प्रांत और देशी रियासतें थी, उनको ऑफर दिया गया कि या तो आप हमारा जो संविधान हम बना रहे हैं उसमें सहमत हो जाइए, और अगर उसमें सहमत नहीं है तो स्वयं का संविधान बना सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और इसको याद कर लीजिएगा, मैंने इसमें इम्पोर्टेंट लिख भी रखा है। ठीक है, और वो क्वेश्चन है कि उत्तराधिकार चेक, उत्तर तिथि चेक, पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा गया? जो दिवालिया बैंक के नाम है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि महात्मा गांधी ने किसको उत्तर तिथि चेक या पोस्ट डेटेड चेक कहा जो दिवालिया बैंक के नाम है? तो वो था क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव को जो मार्च 1942 में आया था, महात्मा गांधी ने कहा ये उत्तर तिथि चेक है, मतलब इसमें केवल आश्वासन दिया जा रहा है और ये आश्वासन पूरे नहीं किए जाएंगे। नेहरू ने कहा हमें पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए थे और उनकी योजना के क्रियान्वयन के परिणाम देश में अनगिनत विभाजनों की संभावना के दरवाजे खोल दिए थे, क्योंकि इसमें ये कहा गया था कि देशी रियासतें, प्रांत जो हैं वो स्वतंत्र हो सकते हैं और वो अपनी खुद का संविधान बनाएंगे। तो इसीलिए नेहरू ने क्या कहा
कि हमारे पुराने मित्र कृप्स शैतान के वकील बनकर आए थे और उनकी योजना के क्रियान्वयन का परिणाम देश में अनगणित विभाजनों के रूप में होता। तो ये हो गया आपका पूरा संवैधानिक विकास। थोड़ा सा बोर हुए होंगे या नहीं हुए हैं आप जानिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आएगा और उस क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, और इससे पॉलिटी में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब ये मानिए कि आपके 2 क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे, संवैधानिक विकास का पूरा। और अभी हम जब लोग इसके MCQ सॉल्व करेंगे तो ये और अच्छे से तैयार हो जाएगा। बहरहाल ये बड़ा टॉपिक था, इस टॉपिक को हम लोगों ने एक फ्लो में पूरा कवर कर लिया, इसके लिए आपको भी बधाई। और अब हम लोग चलते हैं अगली फाइल पर और थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा लंबी क्लास कर लेते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस कवर हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप अभी तक वीडियो पे, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो के नीचे लिखिए मिशन APO। आपके मिशन APO लिखने से हमको लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएँ। कल सुबह 10 बजे आपकी APO की पुलिस एक्ट की पहली क्लास आएगी, सुबह 10 बजे, ठीक है। और शाम को 6 बजे तो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास आएगी ही आएगी। और 1-2 दिन में जब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो दूसरा GS का सब्जेक्ट हम लोग शुरू करेंगे। मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ आपसे कि अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उतना आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा और आप रिवीजन भी कर रहे होंगे इस चीज़ का, ठीक है। तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको और अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं मुगल वाला जो चैप्टर था वो मैं आपको एक बार करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। मुगल काल 1526 से 1707 था, बाबर से औरंगजेब तक, ठीक है। फिर मुगलों का पतन की शुरुआत कब मानी जाती है? एक क्वेश्चन यही बनता है कि मुगलों के पतन की शुरुआत कब मानी जाती है। तो मुगलों के पतन की शुरुआत हुई थी 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जैसे ही मुगल थोड़ा सा कमजोर हुए, वैसे ही अवध, बंगाल और हैदराबाद ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। मुगल काल में औरंगजेब के बाद कौन कौन से शासक हुए? 1707 से 1712 तक कौन कौन से शासक हुए? बहादुर शाह या बहादुर शाह प्रथम। सिख, बुंदेल व जाटों से इनकी मित्रता थी। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से आएगा कि औरंगजेब के बाद किसने शासन संभाला? तो बहादुर शाह प्रथम ने। सिख, बुंदेल व जाटों से इनकी मित्रता थी। गुरु गोविंद सिंह ने मुगल सेना की सहायता की थी, किसके लिए? मराठों के विरुद्ध। साहू जी को छोड़ दिया था और इनका उपनाम था शाह-ए-बेखबर, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि औरंगजेब के बाद के शासन में उपनाम क्या था बहादुर शाह प्रथम का? तो बहादुर शाह प्रथम का उपनाम था, वो था शाह-ए-बेखबर, ठीक है। शाह-ए-बेखबर इनका उपनाम था। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शाह-ए-बेखबर किसे कहते हैं, और उसमें 4 नाम दिए होंगे। तो उसमें एक नाम किसका होगा? उसमें एक नाम होगा बहादुर शाह जफर प्रथम, या बहादुर शाह केवल लिखा होगा, ठीक है। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता है, ठीक है। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहांदार शाह को। फिर जहांदार शाह को फर्रुखसियर ने हरा दिया और फर्रुखसियर बन गया राजा। सैयद बिदर्स किसे कहते हैं? अब्दुल खान वजीर और हुसैन अली खान को। इसे ये मीर बख्शी था, ये वजीर था, ठीक है। अब्दुल खान और हुसैन अली खान को सैयद ब्रदर्स कहते हैं और ये किंग मेकर थे। इन्होंने मुगलों को बाद में, जब मुगल बहुत कमज़ोर हो गए तो बहुत से राजा इन्होंने बदले, इसलिए इनको किंग मेकर भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सैयद ब्रदर्स है? उसमें नाम दिए हो तो आप अब्दुल खान और हुसैन अली खान याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने ही बंदा बहादुर को मरवाया था, मतलब फर्रुखसियर के शासनकाल में, और अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली थी फर्रुखसियर के शासनकाल में। इसको घृणित कायर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? घृणित कायर। रंगीला किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। रंगीला किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। सैयद बंधुओं की सहायता से ये भी गद्दी पर बैठा, फर्रुखसियर को हटा के। पहले सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियर ने जहांदार शाह को हटाया और फिर सैयद बंधुओं की सहायता से मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। संगीत ख्याल को संभाला इसने। ख्याल के संगीत की एक विधा है ख्याल। ख्याल पर किसने काम किया? तो ख्याल पर काम किया मोहम्मद शाह ने, ठीक है। उर्दू को इसने शासन की भाषा बना दी और फिर इसी ने सैयद बंधुओं को मरवा दिया, क्योंकि सैयद बंधु चाहते थे कि मोहम्मद शाह सिंहासन से हट जाए, ठीक है। और किससे मरवाया इसने? निजाम उल मुल्क की सहायता से इसको मरवाया था। निजाम उल मुल्क बाद में हैदराबाद का शासक बना 1724 में, ठीक है। नादिर शाह ने 1759, ये तो हो गए आपके। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए एक बार फिर से रिवाइज करा दूं मैं आपको। शाह-ए-बेखबर किसे कहा जाता है? बहादुर शाह या बहादुर शाह प्रथम को। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है?
जहांदार शाह को, ठीक है। ये क्या नाम, घृणित कायर किसे कहा जाता है, फर्रुखसियर को, और रंगीला किसे कहा जाता है, मोहम्मद शाह को। और फिर इनका चारों का क्रम आपसे दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले बहादुर शाह, फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियर और फिर मोहम्मद शाह, ठीक है। उर्दू को शासन की भाषा किसने बनाया, मोहम्मद शाह ने। सैयद बंधुओं को किसने मरवाया, मोहम्मद शाह ने। सैयद बंधु कौन कौन थे, अब्दुल खान और हुसैन अली खान, ठीक है। अब नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था, करनाल का युद्ध हुआ और मुगल हार गए। इसके परिणाम स्वरूप नादिर शाह क्या क्या ले गया, कोहिनूर और तख्ते ताउस, ये दोनों चीज़ें नादिर शाह अपने साथ ले गया। नादिर शाह के बाद नादिर शाह का जो सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, इसने 8 बार आकर भारत, दिल्ली, मथुरा सबको लूटा और लूट के वापस चला गया, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तृतीय युद्ध में 1761 में मराठों को हराया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए आप याद रखिएगा बहुत अच्छे से। फिर इसके बाद जो ये मोहम्मद साहब के बाद अहमद शाह बहादुर बने, कोई स्पेशल फैक्ट नहीं इनके बारे में। आलमगीर सेकंड बने, कोई स्पेशल फैक्ट नहीं। शाह आलम सेकंड बने। बक्सर का युद्ध, मतलब बक्सर के युद्ध में हार हुई शाह आलम सेकंड की। फिर उसके बाद अकबर सेकंड आए, इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। पहले वाले अकबर का नाम मत समझिएगा, क्योंकि उस समय राजा राम मोहन राय नहीं थे। फिर बहादुर शाह जफर सेकंड आए, मतलब बहादुर शाह से शुरू हुए थे और फिर बहादुर शाह जफर सेकंड आ गए, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर सेकंड जो थे, उनके बारे में हम लोग 1857 की जब क्रांति पढ़ रहे थे तो भी हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा था। आइए एक दो फैक्ट और देख लेते हैं। इन्होंने हीरा महल बनवाया और हयात बख्श बाग बनवाया था। इनको बाद में रंगून निर्वासित कर दिया गया था। अंतिम मुगल शासक कहा जाता है बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर को। 1800 संग्राम में इन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है। अब ये तो हो गया मुगलों का पतन और उससे संबंधित क्या क्या, एक तो इनके राजाओं के नाम जरूर याद कर लीजिएगा, इनका क्रम लगाने के लिए आ सकता है तो क्रम से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बंगाल का उदय हुआ। बंगाल में पहले मुर्शीद कुली खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1717 से 1727 तक ये रहा। फर्रुखसियर ने मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर बना के भेजा था और इसने मुगल बादशाह को ये पहले राजस्व देता रहा और बाद में इसने राजस्व देना बंद कर दिया था, ठीक है। इसने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया। तो एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद किसने बनाया, बंगाल की राजधानी को, तो मुर्शीद कुली खान ने बनाया। फिर सिराजुद्दौला का नाम आता है। सिराजुद्दौला 1756 से 57 तक था। प्लासी का युद्ध इसने लड़ा था। काल कोठरी की त्रासदी भी इसी के समय हुई थी, जिसमें उसने कई अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें बहुतों की मौत हो गई थी। इस घटना का बदला लेने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी का युद्ध छेड़ा और प्लासी के युद्ध में इसकी हार हुई और हार के पीछे कारण था मीर जाफर वजीर। ये मीर जाफर को नवाब बनना था, इसलिए इसने अंग्रेजों का साथ दिया और फिर बन गया मीर जाफर नवाब बन गया और अंग्रेजों के साथ मिलकर इसने, फिर अंग्रेजों ने मीर कासिम के साथ मिलकर मीर जाफर को हटाया था। और मीर कासिम जो था उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थानांतरित की थी, मतलब ढाका से मुर्शिदाबाद की थी मुर्शीद कुली खान है, क्योंकि मुर्शिदाबाद उसी ने स्थापित किया था। मुर्शिदाबाद मुर्शीद कुली खान के नाम से था। और फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थापित की, मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी। मीर जाफर फिर दोबारा नवाब बना अंग्रेजों की मदद से, ठीक है। अब अवध के बाद देख लेते हैं कि अवध में दो नाम इंपॉर्टेंट है, एक सादत खान बुरहान उल मुल्क और एक है नाम सिराजुद्दौला। सादत खान बुरहान उल मुल्क ने मोहम्मद शाह रंगीला के साथ मिलके, मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको गवर्नर बना के भेजा था और ये गवर्नर बन के आया। फिर इसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और सिराजुद्दौला के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला अवध और मीर कासिम बंगाल थे, ठीक है, एक तरफ, और अंग्रेज थे दूसरी तरफ। 1764 में ये हुआ था। परिणाम क्या हुआ, अंग्रेज विजय हुए और इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी 1765 में। तो ये बक्सर का युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपसे एक पार्टी पूछी जा सकती है कि कौन कौन एक तरफ थे, और इसके बाद इलाहाबाद की संधि के बारे में पूछा जा सकता है कि इसका परिणाम क्या हुआ बक्सर का युद्ध का, तो वो बता देंगे आप, इलाहाबाद की संधि इसका परिणाम था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हैदराबाद निजाम उल मुल्क आसफ जहां स्थापित किया। निजाम उल मुल्क असफ जहां,
ये पूरा नाम है एक। इसके द्वारा हैदराबाद की जो रियासत थी उसको स्वतंत्र घोषित किया गया था। कर्नाटक में सदाउद्दौला खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। मैसूर में दो लोगों का बहुत शासन रहा। दो लोगों का क्या पिता पुत्र थे, हैदर अली और टीपू सुल्तान। इनकी लगातार अंग्रेजों से टसर चलती रही। हैदर अली 1761 से 82 तक रहे, है ना। ये बौडियार राज के सैनिक थे। बाद में इन्होंने मराठाओं के खिलाफ श्रीरंगपट्टन में विजय की और अपना एक अलग से राज्य स्थापित कर दिया। हैदर अली ने फतेह हैदर बहादुर की उपाधि धारण की थी और मैसूर के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने शासन पर कब्जा किया और 1782 से 99 तक शासन पर काबिज रहे। ठीक है, पादशाह की उपाधि दी गई थी। पूछा जा सकता है कि टीपू सुल्तान की कौन सी उपाधि दी गई थी। ठीक है, नौसेना खड़ा करने का सबसे पहला काम इंडिया में अगर किसी ने किया था भारतीय शासकों में, तो वो टीपू सुल्तान ही था। टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि अगर वह थोड़े ज़्यादा दिन जीवित रह जाता तो अंग्रेजों को इतने आसानी से शासन स्थापित नहीं करने देता। जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन बना? टीपू सुल्तान बना था सबसे पहले जैकोबिन क्लब का सदस्य। श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था? टीपू सुल्तान। ये सब क्वेश्चन आते हैं। जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन बना? टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया? टीपू सुल्तान ने। विदेशी व्यापार को तवज्जो किसने दी? टीपू सुल्तान ने। ठीक है, ईरान, टर्की और फ्रांस में अपने राजदूत किसने सबसे पहले भेजे? टीपू सुल्तान ने। आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग पढ़ चुके हैं पहले के वीडियो में। यहाँ आप एक बार चाहें तो पॉज करके इसको रिवाइज कर लीजिए कि क्या क्या हुआ था, किस वर्ष हुआ था और किस किस के मध्य युद्ध हुआ था। शेर मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। पंजाब के बारे में हम लोगों ने गुरुओं के बारे में, सिख धर्म के बारे में पढ़ लिया था। यहाँ हम आपको बताएंगे राजा रणजीत सिंह के बारे में। ये किस मिसल से थे? ये क्वेश्चन बनता है निम्न में से किस मिसल से राजा रणजीत सिंह थे? तो शुकरचकिया मिसल, ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लाहौर को अमृतसर में मिला के बहुत बड़ा राज्य इन्होंने स्थापित कर दिया था राजा रणजीत सिंह ने। सिखों में सबसे बड़ा राज्य इन्होंने ही स्थापित किया था। ठीक है, स्वर्ण मंदिर में स्वर्ण डोम भी इन्होंने लगवाया था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि स्वर्ण मंदिर में स्वर्ण डोम जो लगा है वो किसने लगवाया था? तो वो राजा रणजीत सिंह के समय लगवाया गया था। अमृतसर की संधि के द्वारा अंग्रेजों के साथ इनकी अमृतसर वाली संधि जो हुई थी उसमें सतलज नदी को सीमा बनाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृतसर की संधि में किसको सीमा माना गया था? पंजाब की सीमा, तो सतलज नदी को माना गया था। अब आ जाइए मराठा के बारे में। 1627 से 1749 तक इनका एक तरीके से राजा रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूत राजा कौन थे? शिवाजी। ठीक है, तो शिवाजी ने चौथवा सरदेशमुखी की वसूली की शुरुआत की और ये औरंगजेब के समकालीन थे। इसमें आपको एक क्वेश्चन इस तरीके का भी बनता है कि क्रम बताने के लिए पूछ सकते हैं कि आप इसमें राजाओं का क्रम बताइए मराठों में। तो सबसे पहले थे शिवाजी, फिर थे संभाजी, फिर राजा राम, फिर शिवाजी सेकेंड। ठीक है, और फिर साहू जी। तो ये आप याद कर लीजिएगा, शिवाजी, संभाजी, राजा राम, शिवाजी सेकेंड और साहू जी ये। ठीक है, फिर इनके पेशवा भी बहुत फेमस रहे। मराठा एक ऐसा शासक वर्ग था जिसमें राजा के साथ साथ जो पेशवा थे वो भी बहुत फेमस रहे। बालाजी विश्वनाथ बाजीराव और बालाजी बाजीराव, ये तीन बहुत फेमस पेशवा थे। और पेशवा का नाम आपने नाना साहब पेशवा भी देखा था जब 1857 का मैंने क्रांति पढ़ाया था, वो भी इन्हीं के पेशवाओं के वंशज थे। तो ये तीन नाम भी पूछे जाते हैं, इसमें भी क्रम लगाने के लिए आ सकता है क्योंकि एक जैसे नाम है। तो ये दोनों क्रम आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, शिवाजी, संभाजी, राजा राम, शिवाजी सेकंड, साहू जी, बालाजी विश्वनाथ बाजीराव और बालाजी बाजीराव 1940 से 1961 तक। ठीक है, ये या तो क्रम आ जाएगा या फिर ईयर सामने दे देंगे और इधर नाम लिख देंगे, मिलवा देंगे आपसे। तो अगर आप ऐसे भी एक बार क्रम याद कर लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा और ईयर आएगा तो भी आप कर लेंगे आसानी से। ठीक है, विदेशों का भारतीय आगमन के संबंध में हम लोग एक बार चैप्टर पढ़ चुके हैं। इसमें आप इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए, ये हम आपको शेयर कर देंगे, इसमें आप देख लीजिएगा। कोलंबस जो सबसे पहले निकला था घूमने ढूंढने इंडिया को, वो स्पेन निवासी था, वो अमेरिका पहुंच गया 1492 में, इंडिया को नहीं पहुंच पाया। वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था, 1498 में केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, किस बंदरगाह पर आया था? कालीकट बंदरगाह पर आया था। ठीक है, उसके साथ कौन था? इब्न मजीद नाम का व्यक्ति उसके साथ था। कब आया था? 17 मई 1498 को आया था। ठीक है, और कहाँ से आया था? तो पुर्तगाल से आया था। और बीच में जो सबसे बड़ी जगह जहाँ वो रुका था वो केप ऑफ गुड होप थी। पुर्तगाली में ये दो गवर्नर आए थे जो बहुत इनका मतलब कहना चाहिए
इंपॉर्टेंट रोल है हिस्ट्री में। फ्रांसीसी द अल्मीडा और अल्फांसो द अल्बुकर्क, जमोरिन ने इनका स्वागत किया था, और जो जमोरिन पर आक्रमण करके इन्होंने मुख्यालय बना लिया था पुर्तगालियों ने बाद में। ठीक है, चौल का युद्ध हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था? महमूद बेगारा गुजरात का, टर्गी और मिस्र के सुल्तान और पुर्तगालियों के बीच। ठीक है, पुर्तगालियों से अल्फांसो दी अल्मीडा थे, इसमें पुर्तगाली हार गए थे, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा अटैक किया 1509 में। ठीक है, और इसमें वो लोग जीत गए। ये द्वीप का युद्ध था। तो ये सब फैक्ट है। लगभग इन्होंने, पुर्तगालियों ने लगभग 100 साल राज किया था, और उसके बाद 1600 में अंग्रेज आ गए थे, आप जानते हैं। ठीक है, इन्होंने 1510 में गोवा और बीजापुर पर कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन डबल तरीके से पूछा जा सकता है, निम्न में से किन राज्यों पर पुर्तगालियों ने 1510 में कब्जा कर लिया था, या बीजा या गोलापुर में कब कब्जा किया था? तो दोनों ही तरीके से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री किसने लगाई थी? डच ने। डच ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है, ये सब पूरी तरीके से पूरी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फ्रांसीसी आए, उन्होंने क्या किया? अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये बहुत अच्छे से मैंने जो आपको पहले पढ़ाया था उससे ज़्यादा अच्छे से मैंने इसमें पॉइंट निकाल के लिख दिए। इनको बहुत अच्छे, राजा राममोहन राय भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें, ये पॉइंट्स हैं, ये आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी किस पर? लॉ ज्ञान पर। देखिए, मैं आपको पूरा पीडीएफ में वो मटेरियल दे रहा हूँ जो आपको पेड ग्रुप में मिलता है, या पेड ग्रुप में भी मिलने में दिक्कत होती है। आप पैसे देते हैं और मटेरियल भी आपको उतने अच्छे से नहीं मिल पाता, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ आपको पूरी तरीके से पढ़ाने की। तो बस इस कोशिश का परिणाम आपको ये देना है कि वीडियो को लाइक करना है, नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में लिखना है मिशन एपीओ, ये लिखना जरूरी है। और अगर आप ये लिखते रहेंगे तो मैं आपको इसी तरीके का अच्छे से अच्छा कंटेंट देता रहूँगा। कल सुबह 10 बजे पुलिस एक्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है, उसको मिस मत कीजिएगा। और कल परसों में 2 दिन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर देंगे। उसके बाद अगले सब्जेक्ट पर चलेंगे। इतनी तेज़ी से पेड ग्रुप में भी नहीं पढ़ाया जाता जितनी तेज़ी से मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, जितने अच्छे से मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बस आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट बॉक्स में अपना बताना है कि किस तरीके की ये क्लास आपको लग रही है। मिलेंगे कल सुबह 10 बजे पुलिस एक्ट की क्लास के साथ।